Hello everyone, I'm Zahid from Talks at Innovation Valley, and today we have a very amazing guest with us, Muzaffar Narejo. Muzaffar is the Chief of Staff at Buskaro, a mobility startup in Pakistan and very, very fast-growing startup, in fact, from Pakistan. Uh, Muzaffar also worked in Cream, and now he's working, at Buskaro, not just Cream, but also at Cheetah and a couple of other companies. First of all, before we move to today's topic, I would love to welcome Muzaffar to the show. Thank you so much, Zahid. Thank you for having me. Thank you so much. Yeah. You are welcome. Muzaffar, before we move to the topic, I would love my audience कि आप अपना जो बैकग्राउंड है आपका जो जर्नी रहा क्रीम से बस करो तक का आपने बहुत से स्टार्टअप्स में काम किया आपका ये पूरा जर्नी कैसा रहा आपने एजुकेशन कहाँ से ली मोबिलिटी स्टार्टअप्स में आप कैसे आए अपना पूरा जर्नी बताइए अपनी लाइफ की स्टोरी बताइए इससे पहले कि हम थोड़ा डीप क्वेश्चंस में जाएं ठीक है, perfectly well. So, मेरा नाम मुजफ्फर है, as you told everyone. I started off my career back in Careem 2017 में जब करीम नई नई आई थी and इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ऑपरेशन सेटअप हो रहे थे. तो तब मैंने करीम को ज्वाइन किया था एज सप्लाई एग्जीक्यूटिव. बहुत बेसिक सा काम था उस वक्त के सप्लाई लेकर आनी है, नई गाड़ियाँ ऑन बोर्ड करनी है, नए ड्राइवर्स ऑन बोर्ड करने हैं और करीम को ग्रो करना है इन द रीजन. दैट वाज प्रीटी बेसिक एंड प्रीटी स्टार्ट वाला रोल जो होता है, बिल्कुल वो रोल था. सो करीम में अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस मैंने काम किया. पहले ऑपरेशन सप्लाई लेकर आना, फिर उनको ट्रेन करना, उनके ऑपरेशंस मैनेज करना, उनका एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, फिर जो परफॉर्मेंस होती है पूरी ओवरऑल फॉर द सिटी एंड फॉर द राइडर बेस, जो कि ड्राइवर्स हैं, कैप्टन्स थे हमारे, उनके लिए ऑपरेशंस देखना कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, ऑन गोइंग क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है. सो मैंने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम किया करीम में. उसके बाद आई वेंट टू चीते. चीते वाज स्टार्टअप जो कि पाकिस्तान में सिमिलर टू फूड पांडा, फूड डिलीवरी का स्टार्टअप था. इस्लामाबाद और कराची लॉन्च करना था हमने, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम. मेरा सिमिलर काम था, सप्लाई लेकर आना, बाइक्स राइडर्स लेकर आना और फिर ऑपरेशंस मैनेज करना फॉर इस्लामाबाद एंड फॉर कराची. तो वहाँ मैं बहुत थोड़े से ब्रीफ टाइम के लिए था एंड देन सोहेल केम टू पाकिस्तान 2019 में. सोहेल ज्वाइन किया मैंने एज कस्टमर एंड कैप्टन ऑपरेशंस एंड एक्सपीरियंस लीड बेसिकली इन लाहौर, जहाँ पे मैं अगेन गाड़ियों की क्वालिटी, कस्टमर्स का फीडबैक, उसको इनकॉर्पोरेट करना, परफॉर्मेंस पॉलिसीज़ बनाना जिसके थ्रू हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो एंड ड्राइवर एक्सपीरियंस बेहतर हो. देन आई मूव्ड टू नेशनल रोल, जहाँ पे मैं कंट्री लीड था परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी के लिए फॉर पाकिस्तान. वो थोड़ा सा लाइक डिफरेंट रोल था, जहाँ पे मैं देख रहा था कि क्वालिटी और परफॉर्मेंस अगेन ऑन अ कंट्री लेवल अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और मल्टीपल फंक्शंस किस तरह से चल रही है और उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. देन आई मूव्ड टू केनिया एज परफॉर्मेंस मैनेजर. वहाँ पे अगेन आई वाज लुकिंग आफ्टर ऑपरेशंस. जो हमारे 3 वर्टिकल्स थे, एक इंटरसिटी का वर्टिकल था, एक B2C कस्टमर्स का वर्टिकल था एंड देन देयर वाज B2B. वो तीनों वर्टिकल्स के ऑपरेशंस को किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह स्ट्रीमलाइन करना है कि सब कस्टमर्स को टाइम पे गाड़ी मिले और ड्राइवर्स का एक्सपीरियंस भी बेहतर रहे. एंड देन अनफॉर्चुनेटली Sovel had to shut down post IPO in May 2022. So I moved back to Pakistan and right after that हमने बस करो को start किया with just one bus and a bunch of customers, and we did that because demand भी थी and we believed that this is a problem that we want to solve.
पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन का जनरली इज़ अ बिगर इशू, तो हमें वो सॉल्व करना था. We started off with, again, as I said, एक bus, bunch of customers, B2C vertical, figuring out कि fundraising कैसे होगी, technology कैसे बनेगी, because I had operational background पहले, तो I was very new to this founding team culture, और जहाँ पे नई नई चीज़ें बनानी थी, टेक्नोलॉजी बनानी थी, teams hire करनी थी. This was very new to me and I was learning on the go. And to this day, I'm serving as chief of staff at Buskaro. We are running about 1,000 buses across Karachi, Lahore, Islamabad, and doing about 36,000 bookings daily. So yeah, that has been my journey. About my education, I went to Career College Pataro for my FSc, and then I went to ComSets for doing computer sciences, but due to few problems, I just dropped out of there, and I did my private bachelor's and master's in economics, and then obviously I joined Kareem, and today I'm here at Buskaro. Amazing. Inspiring journey. आपने करीम से अपने सफ़र का आगाज़ किया मोबिलिटी स्पेस के अंदर, और फिर आज आप बस्करो में चीफ ऑफ स्टाफ हैं. तो Yeah. आमतौर पे ये देखा गया है कि जो स्टार्टअप्स बनते हैं, चूंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्क्रैच से देखा है, फिनिशिंग तक और स्केलिंग तक, ग्रोथ कर भी रहे हैं. खास तौर पे क्रीम का सफ़र आपके सामने रहा. तो आमतौर पे जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टअप का सफ़र शुरू करता है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि जब तक बहुत बड़ा कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हम स्टार्टअप नहीं बना सकते. कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, सिस्टम और प्रोसेसेस नहीं होंगे, हम काम नहीं कर सकते. तो टेक्नोलॉजी पहले आती है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना पहले आता है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? आप नए स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या सजेस्ट करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो परफेक्शन की तलाश में लगे रहते हैं? देखिए, आई वुड सजेस्ट कि जो सबसे पहले तो जो मेरी जर्नी रही है, आई हैव सीन ऑपरेशंस फ्रॉम वेरी स्क्रैच. और अगर हम करीम की बात करते हैं या इवन सोवेल की बात करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी आज भी इवॉल्व हो रही है. उस टेक्नोलॉजी में आज भी चेंजेस आ रहे हैं, वो अभी तक वो परफेक्ट नहीं हुई. सो द थिंग इज कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, यू शुड फोकस ऑन प्रॉब्लम फर्स्ट, कि आपकी प्रॉब्लम है क्या और उसको सॉल्व किस तरह से करना है. एंड इट्स इफ इट इज प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो ठीक है, वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, हैव समथिंग जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, कि एक प्रोडक्ट हो जिस पे वो चीज़ रन हो सके, एक बेसिक लेवल का प्रोडक्ट हो जो उसको आपके आइडिया को चला सके, उसको बेक कर सके. एंड देन यू शुड फोकस ऑन द एंड कस्टमर, के उनकी पूरी जर्नी कैसे चल रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं, कितना टाइम लग रहा है उसको, किस तरह से हम करें. एंड देन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इन पैरेलल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टेक्नोलॉजी बना लें और उसको आप टेस्ट आउट ही नहीं करें मार्केट में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ आपकी कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है. आपने तो सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया टेक्नोलॉजी बनाने में. सो आई थिंक दीज बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, कि आप एक चीज़ कस्टमर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें, उधर भी आप फोकस करें, एंड पैरेलल में आप टेक्नोलॉजी बनाते रहें और उसको साथ साथ इवॉल्व करते रहें. ऑलराइट. तो मुजफ्फर, आप माहा चूंकि फाउंडर है बस्करो की, तो क्या आप पहले दिन से माहा के साथ एंगेज्ड हैं या आपने बाद में ज्वाइन किया? अगर आप पहले दिन से या बहुत शुरू से ही एंगेज्ड हैं, तो जब आप लोगों ने पहली बस सड़क पे उतारी, तो क्या कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी या आपने सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया? वो भी स्टोरी बताइए प्लीज. Okay, so Maha के साथ I have worked from the very start. I was in Kareem, Maha भी Kareem में थी. I was not directly working with her, but we were both in the same company. उसके बाद फिर चीते में अगेन मैंने माहा के साथ काम किया. फिर सोवल में अगेन वी वर बोथ इन द सेम कंपनी, डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट रोल्स, बट सेम कंपनी. उसके बाद जैसे ही सोवल शट डाउन हुई, हमने बस्करो स्टार्ट की. तो आई वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बट ऑफिशियली ज्वाइन मैंने 2-3 महीने बाद आके किया था, व्हेन आई एक्चुअली
actually started working from the office. उसके अलावा तो मैं पार्ट ऑफ द जर्नी आई वाज फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। जब हमने पहली बस स्टार्ट की थी तो इट वाज मेस। जो हमें कॉल पे बुकिंग आती थी, हमें व्हाट्सएप पे बुकिंग आती थी, वहाँ पे हम ट्रैक कर रहे होते थे, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे भेजते थे कि आपकी गाड़ी जो है इस टाइम पे आ रही है, ये ड्राइवर है, इसकी ये डिटेल्स है और ये आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं। एंड देन वी बिल्ट द टेक्नोलॉजी एंड ओवर नेक्स्ट क्वार्टर जो है 2 से 3 महीने लगे वो मिनिमम प्रोडक्ट बनाने में, जहाँ पे आप बुकिंग बना सकते हो और गाड़ी ट्रैक कर सकते हो। एंड टू दिस डे इवन आज भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी में हमारी ऐप में फीचर्स हैं डिफरेंट वो आज भी इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। बट जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी कि बुकिंग बन सके और गाड़ी दिख सके, ट्रैकिंग हो सके, वो हमने 3 से 4 महीने में फ्रॉम द डे वन हमने स्टार्ट किया था, बनाया था। वेरी अमेजिंग अप्रोच। मतलब हालांकि मैंने देखा है, वो आपने बड़ी शुरू में अच्छी बात की कि अगर तो आपका प्योरली कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, कि आपका काम ही टेक्नोलॉजी बेचना है, तो फिर तो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। वरना अगर आपका प्रॉब्लम कोई और सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी एक हेल्प है, एक टूल है, तो उसमें ज़ाहिर है आप टेक्नोलॉजी फर्स्ट नहीं आती, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। आप सिंपल टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप व्हाट्सएप पे कॉल पे बुकिंग करते थे और व्हाट्सएप की लाइव ट्रैकिंग को ही इस्तेमाल करते थे ट्रैक करने के लिए। अमेजिंग। और फिर एमवीपी भी आपने बड़ा ब्यूटीफुली ड्राफ्ट और डिजाइन किया कि आपने कहा कि शुरू में हमें सिर्फ बुकिंग चाहिए और लाइव ट्रैकिंग चाहिए, दैट्स ऑल, वी आर गुड टू गो। ग्रेट अप्रोच। तो आज का जो जितने फाउंडर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आमतौर पे पाकिस्तानी मार्केट को बहुत मुश्किल मार्केट समझा जाता है और ये कहा जाता है कि यार जब तक फंडिंग नहीं होगी तब तक शायद स्टार्टअप नहीं हो सकता। तो क्या बस्करो को फंडिंग पहले दिन से मिल गई थी? नहीं मिली थी तो फिर पैसे कहाँ से आते थे? कौन इसको बूटस्ट्रैपिंग के लिए पैसे कौन दे रहा था? और अगर ये फाउंडर पैसे सारे लगा रहे थे, बल्कि थोड़ा सा ये क्लैरिफाई भी कीजिएगा कि आप अभी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो क्या आप को फाउंडर भी हैं या आप सिर्फ फाउंडिंग मेंबर काइंड ऑफ हैं? और तो बूटस्ट्रैपिंग के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे? और इसके साथ एक और सवाल अटैच है, कुछ फाउंडर्स, कुछ टैलेंट ऐसा भी होता है ना मुल्क में कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर तो होता है पर उसके पास बूटस्ट्रैपिंग के लिए भी पैसे नहीं होते, ना घर से मिलते हैं ना अपने पास होते हैं। तो ठीक है, इन्होंने कैसे मैनेज किया और जिनके पास पैसे नहीं होते वो कैसे मैनेज करें पाकिस्तान में रहते हुए? बिल्कुल ठीक है। सो पहली चीज़ तो जब हमने बस्करो स्टार्ट किया था तो हमने बूटस्ट्रैप ही किया था फॉर द फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स। हम अपने पैसे लगाते थे और उन बसेस को चलाते थे, उन बसेस का पे आउट, उन ड्राइवर्स को पैसे देना, फिर कस्टमर्स से हमें ऑब्वियसली बुकिंग्स के पैसे आते थे। बट जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हम बना रहे थे उस वक्त, जो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी बन रही थी, प्लस जो गाड़ियां चल रही थी उनके पे आउट्स, उनके फ्यूल के खर्चे, वो सब हम बूटस्ट्रैप भी कर रहे थे और साथ साथ हम फंड रेजिंग कर रहे थे। बट इट वाज अबाउट 3 months जर्नी, तकरीबन 400 प्लस रिजेक्शंस, और उसके बाद जाके हमें फर्स्ट चेक मिला था, एंजल चेक, जिससे जो हमारी एक्चुअल फंडिंग आई थी। और उसके बाद थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। वी गॉट अ ब्रीदिंग रूम। उससे पहले जो है, उस चेक से पहले तो मतलब काफ़ी ऐसे टाइम भी आए थे 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा के हमने कहा था कि हम बंद कर देते हैं, बट देन वी डिड नॉट एंड वी केप्ट ऑन वर्किंग, केप्ट ऑन ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स। तो वो एक जर्नी जो थी वो बहुत मुश्किल थी। बूटस्ट्रैप किया था, अपने पैसे लगाए थे, एंड देन ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट चेक आया था जब हमारे पास एक्चुअल एक प्रोडक्ट भी थी और एक्चुअल में लोगों ने देखा कि हम बसेस चला रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो लाइक दिस आई is valid and this can become a big thing tomorrow। तो उसके बाद हमारे पास ये चेक भी आया था and then things changed। जो नए फाउंडर्स हैं या जिनके पास आइडियाज हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट पे काम कर लें। अगर आपके पास बूटस्ट्रैप के भी पैसे नहीं आए तो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं इन मल्टीपल सिटीज़, जो जहाँ पे आप जाके अपना आइडिया पिच करते हैं और आइडिया के बाद वो आपको इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद आपको उस चीज़ पे फंड रेजिंग जो
होती है वो सिखाते भी हैं और आगे आपको उन इन्वेस्टर्स से इंट्रोड्यूस भी कराते हैं जो बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आइडिया को टेस्ट आउट करो कि वो चल भी रहा है या नहीं, एंड देन गो फॉर फंडिंग। ऑल राइट, कुछ और भी मिथ्स हैं, परसेप्शंस हैं, फैंटेसीज हैं स्टार्टअप्स के बारे में, जो आमतौर पे वो लोग समझते हैं जो स्टार्टअप्स वर्ल्ड में नहीं होते, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं या वो करियर में हैं तो वो इसमें आना चाहते हैं। उनको लगता है दूर से ही बड़ा ग्लैमरस है, बड़ा मज़ा आता है एंटरप्रेन्योर्स को, फाउंडर्स को, और या ख़ास ऑफिस का एक एनवायरनमेंट है। ज़ाहिर आपको पता है सिलिकॉन वैली और जो इस तरह के स्पेसेस हैं वहाँ से जो एक कल्चर देखने को मिलता है कि जी वो लोग बीन बैग्स पे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा गूगल लाइफ़स्टाइल होता है वगैरह वगैरह। तो या ये बताइए कि, और फिर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस स्टार्टअप का, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन वी कैन नेम दैट स्टार्टअप टू। उसने 110 मिलियन डॉलर से ज़्यादा फंडिंग रेज़ की लेकिन फिर भी फेल हो गया। मुझे किसी ने इंडस्ट्री या से बताया कि जब उन्होंने फंडिंग रेज़ की तो उसके बाद जो फाउंडर्स थे वो बीन बैग्स पे अपनी गेम्स खेल रहे होते थे, बस स्टार्टअप चल रहा है और ये और वो, ऐसी कुछ चीज़ें भी सुनने को मिली। तो क्या जो ओके स्टार्टअप होता है ये अच्छी ऑफिस स्पेस, बीन बैग्स, फैंटेसी, अच्छी ऑफिसेज, बड़े-बड़े ऑफिसेज, गाड़ी, लाइफस्टाइल, इस चीज़ का नाम होता है, या स्टार्टअप एक नॉर्मल घर से भी हो सकता है, एक पुराने से दफ्तर से भी हो सकता है? और आप लोगों ने जब शुरू किया तो आपका दफ्तर कैसा था? क्या घर से काम कर रहे थे? कोई नॉर्मल सा दफ्तर था? कोवर्किंग स्पेस इस्तेमाल कर रहे थे? आई वांट कैंडिड आंसर्स, बिल्कुल या ओके नेकेड सो आंसर्स। या जी। डेफिनेटली। सो सबसे पहले व्हेन वी स्टार्टेड बस करो तो इट वाज आउट ऑफ द लिविंग रूम। हमें अपने अपार्टमेंट के जो महा का अपार्टमेंट था उसके लिविंग रूम में बैठ के एक सोफे पे बैठ के हम लोग काम करते थे। ये सारा उसके पिच डेक बनाना, कस्टमर्स को कॉल्स करना एक लिविंग रूम में, और जब फिर थोड़ी सी हमारी 4-5 लोगों की टीम हमने बना ली, थोड़ी सी टीम बड़ी, तो हमने एक और फाउंडर थे जिनसे अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे हमने एक ऑफिस एक तरह से बोरो किया फॉर फ्यू डेज, फॉर अ मंथ और सो, कि हम आपके ऑफिस स्पेस में हम 4-5 लोग अपने बिठाना चाहते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल। And then after raising the first funding, we moved to co-working space. So हम आज भी मतलब वी आर एट प्रीटी गुड स्केल, 36,000 बुकिंग्स कर रहे हैं, 1,000 गाड़ियां चला रहे हैं, एंड वी आर अ टीम ऑफ अबाउट 70 पीपल। बट स्टिल टुडे हम co-working spaces में बैठते हैं। We do not have fancy offices. We do not go for beanbag culture or something. We believe in execution and very lean team structure, कि जितने लोग required हैं आपके पास उतने ही होने चाहिए। जहाँ ऑफिस स्पेस में अच्छा इंटरनेट आ रहा है, आपको चाय मिल जाती है और काम हो जाता है, तो दैट्स मोर देन इनफ। इट्स ऑल अबाउट पैशन, कि आपने रियल प्रॉब्लम पे फोकस करना है या फंड रेज करके फैंसी ऑफिस में बैठना है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम देन दीज थिंग्स डोंट मैटर टू यू। सो या दिस इज हाउ इट इज फॉर बस करो। राइट, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि एक्चुअल जो चीज़ होती है वो एग्जीक्यूशन होती है, और आपने बोला कोशिश करें कि अपनी टीम स्ट्रक्चर को लीन रखें, कम से या कम रखें, उतना रखें जितनी ज़रूरत है। मैं इस पॉइंट पे थोड़ा-सा और आपसे इलैबोरेशन चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐड करके, कि यस लीन स्ट्रक्चर और लीन टीम से क्या मुराद होती है, और शुरू में जो फाउंडर या को-फाउंडर्स होते हैं वो ये बात कैसे तय करते हैं कि मुझे कितने लोग चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में क्या होता है कि जो फाउंडर होता है वो खुद ही ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, खुद ही वो जो है ना वो कॉल्स भी कर रहा है, खुद ही सप्लाई को भी देख रहा है, खुद ही डिमांड को भी देख रहा है, खुद ही जनाब एचआर मैनेजर भी है। तो एक फाउंडर जो है वो किस तरह से ये तय करता है कि मुझे कितनी टीम चाहिए और कब चाहिए? इसके थोड़ा-सा और इलैबोरेट करें लीन स्ट्रक्चर को। ओके, सो लीन स्ट्रक्चर, बाय लीन स्ट्रक्चर आई मीन कि आपको जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग आप रखें। अब जहाँ पे फाउंडर की बात आ जाती है या बहुत अर्ली डेज की बात आ जाती है,
कितनी टीम चाहिए, ये किस तरह से डिसाइड होता है, ये बताना एक बहुत मुश्किल है और हर किसी का इस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज, देखें आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आपके पास टीम नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इवन आपको भी नहीं पता कि आपको कितनी टीम चाहिए, कितना काम होगा, आज के दिन में कितना होगा, कल के दिन में कितना होगा, विल वी बी एबल टू स्केल दैट मच और नॉट. सो आप क्या देखते हो कि आप स्टार्ट में ऑलराउंडर्स देखते हो कि जो सब काम तकरीबन कर सकें, देख सकें उन चीज़ों को, और मल्टीपल टास्क वो परफॉर्म कर सकें. सो शुरू में जब मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक काम कर रहा हूँ, मैं एक फाउंडर हूँ, तो जब मैं देखूंगा कि मैं बर्न आउट हो रहा हूँ, अब मुझसे इससे ज्यादा काम नहीं हो रहा, तो आई वुड गो एंड हायर अनदर पर्सन एंड आई वुड लुक फॉर ऑलराउंडर, और जो कि मतलब एग्जीक्यूशन में या इवन इफ आई एम लुकिंग फॉर प्लानिंग तो प्लानिंग में अच्छा हो, इफ आई एम लुकिंग फॉर एग्जीक्यूशन तो एग्जीक्यूशन में अच्छा हो. आई वुड नॉट अगेन गो फॉर वेरी फैंसी डिग्रीज और जो फैंसी एक्स कंपनीज के टाइटल्स होते हैं उनके लिए नहीं जाऊंगा, बट आई वुड गो फॉर समवन हु इज हैंड्स ऑन एंड हु इज ट्रस्टेबल एंड हु इज विलिंग टू put in everything into this company and in this passion. So वो जो बात है ना कि कितने लोग चाहिए होते हैं, ये डिसाइड कैसे होता है, ये इसका आई थिंक देयर इज नो डेफिनेट आंसर. इट्स ऑल अबाउट कि जब आप खुद से ज्यादा आपको लग रहा है कि ये अब मुझसे ज्यादा काम हो रहा है, तो यू ब्रिंग इन अनदर पर्सन एंड यू सी कि अच्छा ये 2 लोगों से ज्यादा काम है, तीसरा बंदा चाहिए, तो यू ब्रिंग इन अनदर पर्सन. दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. इफ यू गो फॉर स्ट्रक्चर्ड टीम जहाँ पे आप कहें कि मैं पूरी हायरार्की बना दूं स्टार्ट में ही कि एक मैनेजर हो, सिटी मैनेजर हो, हर टीम्स का डिफरेंट मैनेजर्स हो, फिर एक जनरल मैनेजर हो, तो वो आई थिंक बहुत सारे रिडंडेंट वो टाइटल्स होते हैं और रिडंडेंट काम होते हैं, क्योंकि अगेन यू नीड समथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड. वो उसके लिए आपको जनरल मैनेजर नहीं चाहिए, वो आप खुद भी करवा सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स. वेरी नाइस. इसमें आपने एक बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात की, हायरिंग सिलेक्शन करते हुए, टीम की सिलेक्शन करते हुए कि आपने किसको रखना है, और या बीच में कहीं आपने बोला कि जरूरी नहीं कि वो बहुत हाई फाई और बहुत टॉप कंपनी से आया हो वगैरह वगैरह. अच्छा, मुझे यस यहाँ से एक जैकमा की बात याद आ गई. जैकमा कहता है कि समटाइम क्या होता है कि स्टार्टअप्स में अगर आप ये समझते हैं, कहता है कि मैंने एक गलती की बहुत बड़ी, वो हमने एक ऐसे बंदे को हायर किया जिसने बहुत बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम किया था, फॉर्च्यून 500 में. कहता हमने उसको शुरू में हायर कर लिया. अब हमने उसको जब अपने स्टार्टअप की वो चीजें बताई और उसको बोला कि इसका प्लान बना के बताओ, तो उसने बोला मैंने तो पता नहीं कितनी उसे फिगर बताई थी, बहुत काफी बड़ी फिगर थी, मे बी 50 करोड़ या 5 करोड़, आई डोंट नो. कहता मैंने इससे कम की कभी प्लानिंग की ही नहीं. या अब उसने कहा कि यहां से मुझे ये बात समझ में आई कि समटाइम आप बहुत बड़े बंदे को हायर कर लेते हैं जिसने बहुत बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम किया, तो वो स्टार्टअप में जरूरी नहीं चले, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने या उसने कभी थोड़े रिसोर्सेज से काम चलाया ही नहीं, उसने हमेशा ज्यादा ही रिसोर्सेज देखे हैं. तो ये बिल्कुल. वाले बात के ऊपर आप क्या बोलते हैं कि जब हायरिंग, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं ना, या तो मार्केट से अच्छे बंदे उठाने के लिए, टीम सिलेक्शन करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पैसे तो ज्यादा दे नहीं सकते, तो क्या वो या इंटर्न्स को रखें? अगर बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा है, ऑलरेडी सैलरी ले रहा था, को 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, उसको कैसे कन्विंस करें? क्या एक बैलेंस अप्रोच है स्टार्टअप के लिए, खासतौर पर जिनको फंडिंग नहीं मिली होती है, बूटस्ट्रैप कर रहे होते हैं? या सो सबसे पहली चीज होती है कि द पर्सन वेदर ही इज आई मीन द पर्सन ही और शी वो इतना पैशनेट होना चाहिए आपका प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व करने के लिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग. क्रेडिबल होना चाहिए, उसकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट होनी चाहिए, और हैंड्स ऑन होना चाहिए इन एग्जीक्यूशन. बिकॉज स्किल आप सिखा सकते हैं, बट आप उसको एटीट्यूड नहीं सिखा सकते. वो जो हैंड्स ऑन चीज़ें होती हैं, जो एग्जीक्यूशन होती है, लॉन्ग आवर्स काम करना होता है, दिन रात काम करना होता है, वीकेंड्स ऑफ नहीं मिलते. सो जो एक वो कल्चर होता है स्टार्टअप का, वो एक आई थिंक के बिल्ट इन होता है. एक अगर आपके साथ वो कोई भी बंदा या बंदी वो चीज़ पैशन शेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स द बिग थिंग. वो
हायरिंग के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है. एंड देन इट्स अबाउट इक्विटी के जो भी आपके विजन में बिलीव कर रहा है और वांट्स टू कम ऑन बोर्ड, इट्स बियॉन्ड सैलरी, इट्स बियॉन्ड द पैसों वाली चीज़. बिकॉज वो आपके साथ आएंगे, आप उनको इक्विटी ऑफर कर सकते हैं कि ये अगर कंपनी बन गई तो आपको भी बहुत सारा फायदा हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है. अगर ये कंपनी नहीं बन पाई तो वी आर गोइंग डाउन इन एनी केस. तो वो चीज़ जो है वो एक बहुत मैटर करती है कि आपके पास जो आ रहा है अर्ली स्टेज में, उस पर आप ट्रस्ट भी कर सकें और वो इतना पैशनेट हो कि आपके साथ प्रॉब्लम वो सॉल्व करे. Plus, he or she cares more about equity and the company than salary. तो ये थोड़ा सा मिक्स होता है, वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है अर्ली डेज में. बट यस, दिस इज हाउ इट शुड बी इन माय ओपिनियन. ऑल राइट. तो मुजफ्फर, जो मोबिलिटी स्टार्टअप्स होते हैं जैसे बस्करो है, आपको पता है कि आपके जैसे जो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस होते हैं वो सप्लाई रिलायबिलिटी पे चलते हैं, सप्लाई पे चलते हैं, बल्कि आप लोग तो दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं. एक तरफ आपने सप्लाई देनी है, दूसरी तरफ आपने डिमांड को भी देखना है. और Yeah. खास तौर पे जैसा बस्करो का मॉडल है B2B, आपने Yeah. एक बस को हायर तो कर लिया, उसके अंदर मे बी 50 की कैपेसिटी है या 25 की कैपेसिटी है, आप 25 लोग भी चाहिए, सवारियां Yeah. भी चाहिए 25. Yes. तो जो सप्लाई की रिलायबिलिटी है, जो सप्लाई की अवेलेबिलिटी है, और जो डिमांड को लेके आना और इतने जो पैसेंजर्स हैं उनको पूरा करना, इसमें आप लोगों को नॉर्मली पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस रहते हैं और इन जनरल इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या चैलेंजेस रहते हैं? दोनों चीजों को प्लीज कवर कीजिएगा और उसको कैसे कैटर करते हैं आप लोग? ओके. जो सप्लाई साइड है, सप्लाई इज आई वुड से पाकिस्तान में तो बहुत अबंडेंस में है. इट्स ऑल अबाउट के आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं. Generally talking about Pakistan, and then we'll go for the other markets that I've worked in. तो पाकिस्तान में जो सप्लाई की अवेलेबिलिटी है, सबसे पहले तो हम जिस तरह से हमने अपने स्टार्टअप को स्ट्रक्चर किया है, इट्स B2B और ऑन डिमांड एंड देन गो फॉर सप्लाई. पहले हम डिमांड लेकर आते हैं और सप्लाई के बाद फिर हम बाद में जाते हैं कि अच्छा हमें इस टाइप की व्हीकल्स चाहिए, इतनी व्हीकल्स चाहिए, इस क्वालिटी की व्हीकल्स चाहिए, और ड्राइवर्स जो हैं वो उनकी प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए, उनके बैकग्राउंड्स किस तरह के होने चाहिए, कितना उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस टाइप का उसके पास लाइसेंस होना चाहिए. ये सब चीज़ें फिर डिसाइड होती हैं वंस वी हैव क्रिएटेड इनफ डिमांड फॉर दोज व्हीकल्स. अब वो गाड़ियां लेकर आना, क्योंकि वो सप्लाई जो है वो एक ही सप्लाई, चाहे वो उसमें करीम आ जाए, चाहे स्विवल आ जाए, चाहे यंगो आ जाए, या चाहे बस्करो आ जाए, वो मोर और लेस जो ड्राइवर बेस है और जो व्हीकल बेस है वो सेम है. उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है कि कौन उनको अच्छे वर्किंग आवर्स दे रहा है, कौन अच्छे उनको इंसेंटिव्स दे रहा है, और उनकी अर्निंग और पीस ऑफ माइंड कहाँ पे है ज़्यादा, वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं वो लोग. दूसरी चीज़ आती है उसमें कि आपके एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं हु यू गो टू, जो हैव नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं, और मे बी सम इन्वेस्टर्स ऑल्सो, जिनके पास आप जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये दिस इज द प्रपोजल, आप गाड़ियां खरीदें और हमारे साथ चलाएं एंड यू विल मेक दिस मच ROI. तो वो लोग आपके साथ आपकी जर्नी में जुड़ जाते हैं और वो गाड़ियां आपको देते हैं. बाय दिस यू हैव created good earning opportunity for them as well, और अपनी सप्लाई क्वालिटी भी आपने बेहतर कर दी और बेहतर कंट्रोल्स हैं आपके अब उस सप्लाई पे, विच इज प्योरली acquired for your startup. सो डिमांड लेकर आना हम B2B में हमने इसीलिए स्टेप किया था क्योंकि एंड कंज्यूमर हमारा ज़्यादातर डेली कम्यूटर ही होता है. वो डेली कम्यूटर जो है वो या तो एजुकेशन के लिए घर से निकलता है या जॉब के लिए घर से निकलता है.
और या बिजनेस करने के लिए घर से निकलता है। वरना जो ऑन डिमांड चीज़ होती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और जो डेली कम्यूटर होता है उसकी थोड़ी सी प्रोफाइल डिफरेंट होती है। तो हम एंड कंज्यूमर को सर्व करने के लिए वी चोज B2B एंड B2B2C, नॉट डायरेक्टली कि हम हज़ारों रुपए लगाएं कस्टमर को अक्वायर करने में, बट वेरी डिफरेंट अप्रोच कि जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो, उनके थ्रू मार्केट करते हो अपने आप को, एंड यू हैव द इंटायर सेल्स टीम जो कि कंपनीज में जाके उनसे मिलते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे एंड कंज्यूमर हमारे वही लोग हैं जो डेली कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं या कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट डिमांड एंड देन गो टू सप्लाई मार्केट, कि हमें इस तरह की सप्लाई चाहिए, और फिर उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी व्हीकल इंस्पेक्शंस, वो बैकग्राउंड चेक्स, वो सब करके, एंड देन वी ऑन बोर्ड दीज पीपल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. This is pretty much it for the Pakistan market. For like outside Pakistan, I've worked in Kenya, Africa. That market is also somewhat similar to Pakistan. उनकी जो सप्लाई बेस है या उनकी जो डिमांड बेस है, दैट वर्क्स pretty much similar to Pakistan. And I think, yeah, with my limited knowledge, this is all I can say. राइट। मुजफ्फर, लेकिन पाकिस्तान में एक खास प्रॉब्लम है, मे बी आपको बहुत सारी जगहों पे इसको फेस करना पड़ा होगा। आई गेस यू आर फ्रॉम कराची, राइट? I'm originally from Sakkar, but I live in Karachi right now. काइंड ऑफ रीजन वही बनता है ना तकरीबन। जी सही जी, है। I have worked across multiple cities in Pakistan, Islamabad, Lahore, Karachi, but currently I'm based in Karachi. राइट। तो आपने देखा होगा कि बसेस के साथ जिन लोगों का काम है ना, जब आपको घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, या वैसे आपने कहीं ट्रिप जाना है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो वो बसेस को बुलाते हैं। आपने आम Yeah, प्रॉब्लम देखा होगा कि जो ड्राइवर्स होते हैं ना, या इवन जो उन ड्राइवर्स को मैनेज करने वाली ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं, या व्हीकल के जो छोटे-छोटे अड्डे yeah, बनाए हुए होते हैं, तो एक ट्रस्ट का बड़ा प्रॉब्लम है। वादा खिलाफी, मिसकमिटमेंट, गोली करवाना, या आपने टर्म सुनी yeah, होगी गोली करवाना। yes, आ yes. रहे हैं बस 2 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे Yeah, हैं, ये बस होता घंटे है। में आ रहे हैं, वो रास्ते में ट्रैफिक फंस गई थी। तो ये जिस जिस सेक्टर को आप लोगों ने हाथ डाला है ना, इसमें वादा खिलाफी का बहुत बड़ा मसला है, Yeah, मिसकमिटमेंट का बहुत बड़ा मसला है। तो आप लोगों को ये कितना कुछ चैलेंज आता है पाकिस्तान में रहते हुए, और आप लोग इसको कैसे केटर करते हैं? क्या आप लोग डायरेक्ट बसेस को हायर करते हैं, या ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के जरिए आते हैं? इस खास तौर पे जो ट्रस्ट को आप कैसे बिल्ड करते हैं कि वो लोग वादा खिलाफी ना करें, मिसकमिट ना करें, पंक्चुअल हो वगैरह वगैरह, या इसका कोई आपने कोई ऐसे प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, कोई जजा और सजा का अमल है, क्या है? या बिल्कुल। सो सबसे पहले तो देयर इज अ मिक्स ऑफ सप्लाई। हमारे पास जो एजेंसी बेस्ड सप्लाई है, या डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, या जिनकी डायरेक्ट अपनी गाड़ियां हैं, या जो गाड़ियां सोर्स करके देते हैं, उनका एक बहुत बड़ा मिक्स है। हर तरह के लोग हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जितना आप स्केल करके जाते हो उतना फिर आप सिर्फ ट्रस्ट पे नहीं चल सकते, बिकॉज अगेन इफ यू आर रनिंग 1000 व्हीकल्स, आज 1000 गाड़ियां चला रहे हैं, कल 2000 गाड़ियां चलाएंगे, या उससे पहले सिर्फ 50 गाड़ियां, 10 गाड़ियां भी चला रहे थे। तो ये चीज़ सिर्फ ट्रस्ट पे नहीं चलती। देयर नीड टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि हम बनाते हैं, SOPs, टू कैटर टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो उनको ऑन बोर्ड करने से पहले ही देखा जाता है कि उनका वर्क एथिक कैसा है, उनकी गाड़ी कैसे है, किस कंडीशन में है, वो जो ड्राइवर हमें दे रहे हैं वो कितना रिलायबल है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया जो कि हम सेट करते हैं बिफोर ऑन बोर्डिंग द व्हीकल। वंस दैट इज डन, तो देयर इज अगेन SOP कि फॉर एग्जांपल ये गाड़ी आनी है, तो इससे 1 घंटा पहले उस गाड़ी को कॉल की जाएगी, फिर उसको ट्रैक किया जाएगा एप्लीकेशन पे और ट्रैकर पे कि वो गाड़ी मूव हो रही है या नहीं हो रही, और इन केस वो गाड़ी मूव नहीं हो रही तो हमने उसकी जगह पे एक बैकअप गाड़ी अरेंज करके लगानी है, ताकि एंड कंज्यूमर को सर्विस मिल जाए। और फिर इस गाड़ी के साथ फॉर एग्जांपल हमने एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है कि जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको बोनसेस मिलते हैं, जो वर्स्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको पेनल्टीज भी लगती हैं, फिर सस्पेंशन और टर्मिनेशन
मेंटेनेंस भी होती है गाड़ियों की। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके प्रोसेसेस जो हैं ऑपरेशंस के वो कितने इंटैक्ट हैं और कितने फॉलो हो रहे हैं। अगर वो फॉलो हो रहे हैं तो गाड़ी वाला भी सोचेगा कि अगर मैं ये राइड बोल के और मैं नहीं लेने जा रहा तो मेरे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और एक जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है जो मैं यहाँ से कमाता हूँ वो मेरा बंद हो जाएगा एंड देन अगेन मुझे दूसरा साइकिल देखना पड़ेगा, कहीं और पे जाके वो काम करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी हैंडल इट। ऑल राइट। एक चीज और मैंने देखी है मुजफ्फर, आपने देखा होगा कि एक चीज आपने सुनी होगी, कैश बर्न, बर्न रेट। और या आमतौर पे ये देखा गया कि जो स्टार्टअप्स होते हैं इवन वो स्केल भी कर जाते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि यार ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पर फिर अचानक पता चलता है ये तो प्रॉफिट में नहीं है। या अच्छा, अच्छा, वो पता चलता है कि अच्छा नहीं नहीं, पहले तो इनको पहले लॉस हो रहा था 5 करोड़ का, और अभी लॉस हो रहा है 1 करोड़ का, फिर वो इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लॉस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये या जो स्टार्टअप वर्ल्ड में कैश बर्न है, कैश बर्न रेट है, नेगेटिव प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये क्या कोई फैशन है या ये जरूरत है? ये क्या मॉडल है? ये क्या चीज है? ये जो मेरे लिसनर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो स्टार्टअप्स में आना चाहते हैं, थोड़ा उनको प्लीज बताइए कि ये नेगेटिविटी जरूरी है प्रॉफिट के अंदर। हमने तो सुना है शुरू में जब स्टार्टअप की दुनिया से पहले कि यार कारोबार तो वही अच्छा है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाता है, बल्कि मैंने सुना कि उबर और अमेजोन बहुत देर के बाद जाके प्रॉफिट में आए, बल्कि उबर तो सुना अभी भी प्रॉफिट नहीं है। आई डोंट नो एग्जैक्टली। या सो मैं आपको बताता हूँ अबाउट दिस कैश बर्न पोजीशन। अब since like after 2021 2022 things have changed a lot। उससे पहले क्या होता था कि एक आपके पास आइडिया है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक सर्टेन कैपिटल चाहिए, और वो आइडिया आपका could be B2B, could be B2C, टेक एनेबल्ड हो सकता है, प्योरली टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस आइडिया को जो पहले फोरकास्ट बनाते थे, प्रोजेक्शंस बनाते थे, वो इस तरह होता था कि हम फॉर एग्जांपल पहले साल में अपना आइडिया टेस्ट आउट करेंगे, अगले साल में कस्टमर्स लेकर आएंगे, उससे अगले साल में हम स्केल करेंगे, और तब तक हमें ऑफिस के खर्चे के लिए, टीम के खर्चे के लिए, टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो हमें बर्न करनी है। बर्न इज बेसिकली कि हमारे पास इतना बहुत सारा कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा होगा जिससे हम प्रॉफिट बनाए, बट टू रीच टू दैट स्केल हमें ये पैसे बर्न करने होंगे। बट 2022 के बाद जब ग्लोबल रिसेशन आया तो उसके बाद से ये चीज़ें शिफ्ट हो गई। अब लोग जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मेरा बर्न हो भी रहा है तो वो इतना हो कि इन कंट्रोल हो और कल को मैं उसको कम करके प्रॉफिटेबल बन सकूं। सो जो स्टार्टअप सेलिब्रेट करते हैं वो इस चीज पे सेलिब्रेट करते हैं कि आई हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम बर्निंग $500,000 to $100,000 अब, और होपफुली बाय द नेक्स्ट मंथ और सो और बाय द नेक्स्ट क्वार्टर और सो वी विल बिकम प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ये है कि पहले 5 लाख अगर बर्न कर रहा था मैं, तो अब 1 लाख पे पहुंचा हूं। दैट मीन्स कि मेरा आइडिया काम कर रहा है, और आगे और मैं कस्टमर्स लेकर आऊंगा या मैं अपने यूनिट इकोनॉमिक्स चेंज करूंगा, प्राइसिंग चेंज करूंगा, तो आई विल बी एबल टू रिड्यूस दिस बर्न, और फिर जो है मेरा स्टार्टअप या बाय दैट टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सो कैश बर्न जो स्टार्टअप सेलिब्रेट करते हैं वो बेसिकली इसीलिए करते हैं कि दे हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट नेगेटिव टू वेरी नियर टू प्रॉफिटेबिलिटी। जो सबसे बड़ी चीज है जिस पे फोकस होना चाहिए वो आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि आपके यूनिट इकोनॉमिक्स जो है ना, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रोडक्ट की प्राइसिंग वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सही होनी चाहिए। मतलब कि आप उसको सब्सिडाइज नहीं करें। आप मैं एक फोन बनाऊं और आपको आगे कहूं कि एक फोन है मेरा इस कंपनी का, XYZ कंपनी का, और वो उसमें फीचर सारे सेम आपको मिल रहे हैं, बट वो मैं आपको 50% ऑफ पे दे रहा हूँ, लेकिन 2 महीने बाद इसकी प्राइसिंग जो है वो लाख रुपए हो जाएगी, तो अब आप अर्ली इसको ले लें।
उसमें मसला क्या होता है कि आप एक कस्टमर को उस ₹1,00,000 की जगह 50,000 पे उसको एक हैबिचुअल कर देते हैं कस्टमर को, अगर वो एक रिकरिंग चीज़ आपसे बाय कर रहा है तो। और फिर 2 महीने बाद जब वही चीज़ आप 50,000 से ₹1,00,000 पे वापस उस प्राइसिंग पे लेकर जाएँगे, तो वो उम, किसी और ऑप्शन की तरफ जाएगा, कुछ और देखेगा, बिकॉज़ नाउ दैट इज़ कॉस्टली फॉर हिम और हर। उसका ये होना चाहिए कि आपके यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि मुझे फॉर एग्जांपल इन आवर स्टार्टअप मुझे पता होना चाहिए कि मैं गाड़ी वाले को कितनी कॉस्ट दे रहा हूँ और मैं कस्टमर्स कितना चार्ज कर रहा हूँ। अब अगर मैं लेट्स से किसी टाइम पे मैं बर्न कर रहा हूँ फॉर ऑफिस स्पेस और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और हायरिंग टीम, तो आई कैन कट इट डाउन एनी डे आई वांट। ऑफिस से मैं छोटे ऑफिस में मूव हो सकता हूँ, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में लिमिट कर सकता हूँ टू बिकम प्रॉफिटेबल। बट अगर टॉप लाइन पे मेरा वो टिकट प्राइसिंग और गाड़ी की कॉस्ट अगर सही नहीं है, तो वो कभी भी सही नहीं होगा। दिस इज द इशू विद स्टार्टअप्स के वो फ्रॉम द गेट को पहले दिन से अपने यूनिट इकोनॉमिक्स पे नहीं फोकस करते। ऑल राइट, आई रियली अप्रिशिएट माहा एंड यू। मैंने देखा है कि शायद बस्करो में मुझे लगता है कि वो फाउंडर की वजह से और आप जैसे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी वजह से ये कल्चर शायद नीचे तक होगा। वहाँ भी यूनिट इकोनॉमिक्स पे बहुत फोकस करती हैं और आपसे भी वो चीज़ मुझे सुनने को मिली है, तो आई एम वेरी क्यूरियस। बल्कि मैंने सोचा हुआ था कि माहा अगर आएंगी तो उनसे मैं ये सवाल पूछूंगा, बट जाहिर है आप भी उनके साथ एज अ काइंड ऑफ फाउंडिंग मेंबर और एक चीफ ऑफ स्टाफ काम या कर रहे हैं, आप बहुत चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई भी नहीं जाती हैं, और प्रैक्टिकली नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो प्रैक्टिशनर भी नहीं होते इंडस्ट्री के अंदर। तो या ये जो यूनिट इकोनॉमिक्स वाला सीक्रेट है, ये जो यूनिट इकोनॉमिक्स वाला फंडा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको एक लेमैन की जुबान में स्टूडेंट्स के लिए आसान जुबान में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और एक टेम्पलेट काइंड ऑफ बताइए कि जब भी वो कोई काम करें तो यूनिट इकोनॉमिक्स उस काम की कैसे बनती है, क्यों बनानी चाहिए, क्यों जरूरी है। मोटा मोटा ये बताएं कि वो इसको खास तौर पे बना कैसे सकते हैं। जैसे आप एज ए यूज केस बस करो के स्टार्टअप को ले लें, तो इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स लोगों ने कैसे बनाई, मसलन ये मोटा मोटा गाइड करें जो नए फाउंडर्स हैं उनको। सही है। जो मेजरली जो यूनिट इकोनॉमिक्स होता है वो होता है आपका कॉस्ट ड्रिवन, कि आपकी किसी कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने की, बेचने की, उसको उसमें आप सारे रिसोर्सेज इंक्लूड करते हो कि वहाँ पे मेरी पीपल कॉस्ट कितनी लग रही है, मेरे ऑफिस की कॉस्ट कितनी लग रही है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की कितनी लग रही है, मार्केटिंग की कितनी कॉस्ट लग रही है। ये सब जब आप एक प्रोडक्ट में इंक्लूड कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की मेरी कॉस्ट कितनी है। एंड देन उस प्रोडक्ट को आप एक सर्टेन मार्जिन पे उसकी प्राइसिंग सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप रफली कहें कि मैं 10% 15% मार्जिन रख के इसको बेचना चाहता हूँ, तो फॉर द फर्स्ट थॉट ये सही है। बट अगेन आपको फिर उसके साथ कंपटीशन के साथ भी आपको कंपेयर करना होता है कि वही सेम चीज आपको कंपटीशन जो है वो कितने में बेच रहा है, उस प्रोडक्ट की उनकी कॉस्टिंग क्या है, और मैं अगर मार्केट में वही सेम चीज लेकर जा रहा हूँ, अगर तो डिफरेंट है और बहुत ही अलग आइडिया है, तो लाइक दिस थिंग बिकम्स इनवैलिड कि आपका कंपटीशन कितना चार्ज कर रहा है। बट इन जनरली जो कमोडिटीज या जो डेली रोजमर्रा की यूज की चीजें होती हैं, उसमें आपका कोई ना कोई ऑल्टरनेट होता है। सो उसमें आप कंपटीशन से कंपेयर करते हो कि उनकी प्राइसिंग क्या है, और मैं अगर इतनी ज्यादा प्राइसिंग रखता हूँ तो कस्टमर मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये 2-3 चीजें आप एक साथ रखते हैं एंड देन यू डिसाइड ऑन द प्राइसिंग कि अच्छा एक इन केस ऑफ बस करो अगर मैं उसको लूँ, तो वी टेक आउट द कॉस्ट फॉर व्हीकल कि उसकी एसेट कॉस्ट कितनी है, उनकी जो अर्निंग है, फॉर एग्जांपल ड्राइवर की कॉस्ट कितनी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस के बाद उसकी फ्यूलिंग कॉस्ट कितनी है। ये सब चीज़ें अगर मैं इंक्लूड करूं और वो गाड़ी जो है एक्स नंबर ऑफ राइड्स ले रही है पर मंथ, तो मुझे पर सीट उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है।
दिस इज प्योरली व्हीकल रनिंग कॉस्ट। उसके साथ जो है मेरे रिसोर्सेज उस पर जो डिप्लॉयड हैं, मेरी टीम की कॉस्ट, मेरे ऑफिस की कॉस्ट, जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट, वो सब चीज़ें इंक्लूड करके फॉर एग्जांपल एक सीट को एक राउट पे चलाने के मेरे बनते हैं लेट्स सपोज 100 रुपये। तो आई वुड डिसाइड नाउ ऑन कि अब मैं उसको 120 रुपये रख सकता हूँ, 130 रुपये रख सकता हूँ, या क्या कस्टमर की प्राइसिंग कितनी रख सकता हूँ ताकि अगर वो कंपटीशन की तरफ देखे तो उनको वो बहुत ज्यादा भी नहीं लगे, जो मैं उनको वैल्यू दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट में राइट प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। सो अगर आप कहेंगे कि मैं उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में 50 रुपए मिलते हैं और मैं 150 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो वो कंपटीशन से बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बट दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट डायरेक्टली माई कंपटीशन, क्योंकि मैं एसी बसेस दे रहा हूँ, बहुत अच्छे ट्रेन ड्राइवर्स दे रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी है वो मैं दे रहा हूँ जिसपे वो अपनी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट्स ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू जो कि मैं उनको दे रहा हूँ उस प्राइस के अगेंस्ट, एंड देन इट बिकम्स कि ये जस्टिफाइबल है। सो फॉर एग्जांपल मेरी कॉस्ट थी 100 रुपये, मैंने 150 में वो सीट बेची, तो नाउ इट्स अ गेम ऑफ वो कि अब कितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं, कितना वॉल्यूम आप उसको वॉल्यूम पे लेकर जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू फील लाइक उस प्राइसिंग को आप टेस्ट आउट करते हो, ए बी टेस्टिंग करते हो फॉर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, कि अच्छा ये प्राइस जो है 150 की प्राइस पे मेरे पास 100 कस्टमर्स आ रहे हैं, बट 140 की प्राइस पे मेरे पास 200 कस्टमर्स आएंगे। तो अगर मैं थोड़ी सी भी 5 रुपए 10 रुपए प्राइस कम करता हूँ तो वॉल्यूम मेरे पास बहुत ज्यादा आ जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू मेक मोर मनी। दिस इज द सीक्रेट कि आप उसको डिसाइड करो प्राइसिंग को। या मैं बहुत ज्यादा प्राइसिंग करूंगा तो मैं शायद ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स तो मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, बट मेरे पास वॉल्यूम ही नहीं आएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो इट्स अ राइट मिक्स ऑफ के जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, प्रोपेंसिटी टू पे है, और आप क्या ऑफर कर रहे हो उनको, उनका एक मिक्स होता है। ऑल राइट। आपको पता है कि हर किसी को फंडिंग भी नहीं मिलती, और पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे इसको अगर मैं सारी चीज़ों को एक वर्ड में बयान करूं तो इसको हम कह सकते हैं गैर यकीनी सूरत-ए-हाल या अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान के अंदर आप या मुस्तकबिल की प्लानिंग और प्रोजेक्शन इसलिए ही नहीं कर सकते बाज़-औक़ात कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा है। मेरा चूँकि ताल्लुक अपैरल इंडस्ट्री के साथ भी है पिछले 15-20 साल से, फैमिली बिज़नेस के रेफ़रेंस से, और मैं भी एक छोटा-सा बिज़नेस है वो रन करता हूँ अपैरल में। तो मैं एक फैक्ट्री में बैठा हुआ था, तो वो कपड़ों की बात चल रही थी कि जो ब्रांड्स हैं वो प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं। अब मैंने आपको ये बात ज़हन में रखिएगा, बोला कि हर किसी को फंडिंग नहीं मिलती। या कि वो उसने मुझे बताया कि जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं ये क्या करते हैं कि अपनी प्राइसिंग पहले देखते हैं कि कॉस्ट कितनी आई है। जब सारी कॉस्ट काउंट कर लेते हैं, तो वो प्राइसिंग को क्या करते हैं, उन्होंने एक थंब रूल बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि लेट्स से हमारी ₹100 कॉस्ट आई है, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और उसकी ₹400 प्राइस रख देते हैं। यही वजह है, वो कहता है कि जब वो 50% डिस्काउंट लगाते हैं, तो भी उनको ₹100 पे ₹100 बच रहा होता है, और हत्ता कि अगर वो 75% डिस्काउंट भी लगा दें, तो उनको फिर भी ₹100 के ऊपर आप कह लें कि लेट्स से फिर भी कुछ ना कुछ पैसे वो बच रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपैरल की मिसाल दी है, प्राइसिंग सेट करते हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इन जनरल क्या कोई थंब रूल है? चूँकि अगर आप प्राइसिंग बहुत थोड़े मार्जिन पे सेट कर देंगे तो आप लॉस में चले जाएँगे ना, चूँकि आपको नहीं पता कब पैसे की वैल्यू गिर जाए, कब महँगाई बढ़ जाए, कब और मसले आ जाएँ। तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा इनसाइट्स बताइए। ठीक। सो जो प्राइसिंग है वो अक्रॉस द इंडस्ट्री वेरी करती है। वो ट्रांसपोर्टेशन में आप जाएंगे तो उसका सेट करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, अपैरल में जाएंगे तो उसका प्राइस सेट करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, और जो कमोडिटीज़ हैं आपकी जो डेली नीड्स हैं उनकी प्राइसिंग सेट करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होगा। जो प्राइसिंग है, अगर तो आप उसको जिस तरह आपने कहा कि कोई थंब रूल है कि बस एक कॉस्ट देखी उस पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक प्राइस सेट कर दी, तो नो। एज आई सेड कि जब प्राइस सेट कर रहे होते हैं आप, तो यू हैव टू लुक एट मल्टीपल फैक्टर्स कि आपकी एक तो उस प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, प्लस आप जो बाकी
चीज़ें रिसोर्सेज उस पे लगा रहे हो उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आपको एक कॉस्ट तो पता चल गई। अब आपको उसको, वही बात है कि आपने वॉल्यूम पे देखना है कि मेरे पास यही चीज़ जो है 4000 लोग खरीदे, या आप देखेंगे कि सिर्फ 400 लोग खरीदे। ठीक है, आपने अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि आप उसमें लग्जरियस ब्रांड्स में जा रहे हैं, या आप अफोर्डेबिलिटी को देख के आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देके, बहुत अच्छी चीज़ देके और एक मिनिमल प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। सो दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, देयर इज नो थंब रूल कि आप उसको इस तरह से प्राइस सेट करें। इट्स अबाउट कि आप उसपे नुकसान नहीं कर रहे हो, और आप अगेन कि आपका उसमें कंपटीशन कितना है, आपको ए-बी टेस्टिंग आपने की है कि लोग कितने इस पे खरीद रहे हैं, उसको मैं ज़्यादा करता हूँ तो क्या होता है, कम करता हूँ तो क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल इन द वेरी अर्ली डेज ऑफ स्विवल, जब हमने स्टार्ट किया था तो लाइक जो कस्टमर प्राइसिंग थी इट वाज अबाउट 50 रुपीज़ पर सीट। उसको हम जब 60 रुपीज़ भी करते थे तो कस्टमर्स वुड स्टार्ट ड्रॉपिंग, वो कम होते जाते थे बिकॉज़ उनको लगता था कि अब ये प्राइस 60 रुपए फिर 70 रुपए होगी, अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है एक्सवाइज़ेड। बट अगर फ्रॉम द गेट गो आपने वो रखी 70 होती, तो वो शायद उसमें ड्रॉप थोड़ा-सा कम आता। बिकॉज़ आपकी प्राइसिंग, एज़ आई सेड कि आपकी प्राइसिंग राइट होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आप फिर ए-बी टेस्टिंग करते हुए कुछ कस्टमर्स पे टेस्ट करते हुए हाई प्राइस करके, कस्टमर ड्रॉप हो रहा है या एडिशनल कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास या नहीं, एंड देन यू गो फॉर द सेट प्राइसिंग कि अच्छा अक्रॉस द बोर्ड अब ये वाली प्राइसिंग है हमारी। बिकॉज़ अगेन देयर इज़ नो थंब रूल। आप आज बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि कल उस चीज़ की इतनी डिमांड होगी या नहीं होगी। अनसर्टेनिटी बिल्कुल है, फ्लक्चुएशन बिल्कुल है, तो यू हैव टू गो विद द फ्लो के अच्छा, अगर आप लोगों की देखिए, शायद बैक इन द डेज ट्रांसपोर्टेशन में भी लग्जरी थी लोगों के लिए कि अच्छी कार में, बड़ी कार में मैं ऑफिस जाऊं। आज के दिन में जब वो महंगी हो गई है तो वो उनकी नीड है, लग्जरी नहीं है, तो दे वुड rather spend less and go via bus than spending much more on maybe ride hailing platforms या private cars जो है। तो आपको वो चीज़ देखनी होती है कि कस्टमर और आपकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, उस तरह उस लिहाज से आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। राइट। मुजफ्फर, मैंने आमतौर पे ये देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, कि जब ऑर्गेनाइजेशन स्केल करती हैं तो आमतौर पे जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी नीचे जाती है, अगर आपके जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं वो अच्छे ना हों, स्ट्रक्चर्स अच्छे ना हों। मैं खुद ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा हूँ। वो लोग पूरे पाकिस्तान में, उनकी 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। शुरू में तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, शुरू के चंद साल, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने स्केल किया और मैं चूंकि उसका पार्ट रहा मिडिल मैनेजमेंट के अंदर, तो मैंने देखा कि उनकी जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस है बहुत नीचे चली जाती जा रही है। ये आम एक मसला रहता है इंडस्ट्री के अंदर। आप भी चूंकि स्केल कर रहे हैं, आप लोग 1000 व्हीकल्स आप लोग चला रहे हैं, 70 इंप्लॉयज आप कह रहे हैं हो चुके हैं, और भी ज़ाहिर इंप्लॉयज भी बढ़ेंगे, गाड़ियां बढ़ेंगी, तो या आप लोग क्वालिटी और परफॉर्मेंस को टॉप नॉच रखने के लिए क्या तरीका इख्तियार कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपकी क्या एडवाइस है बाकी स्टार्टअप्स के लिए जो स्केल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं? ठीक है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बस्करो फर्स्ट, कि हम किस तरह से क्वालिटी मैनेज करते हैं। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो हमारे जिस तरह के प्रोसेसेस थे कि कोई गाड़ी जो है उसकी XYZ क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होंगे तो ही हम ऑन बोर्ड करेंगे, अगर इस तरह का ड्राइवर होगा तो ही हम ऑन बोर्ड करेंगे, एंड दिस इज आवर रिकरिंग पॉलिसी विल गो ऑन के रिकरिंग इंस्पेक्शंस, रिकरिंग ट्रेनिंग्स हो रही होंगी, तो वो हमने पहले दिन से इंटैक्ट रखा है। प्लस जो हमारी डिपेंडेंस होती है लोगों पे, टीम पे, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते हो थ्रू टेक्नोलॉजी, कि अब आपको 1000 गाड़ी वालों को कॉल नहीं करनी पड़ रही, अब आपकी ऑटोमेटिकली एक रोबो कॉल चली जाती है, या उनको ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन चला जाता है जिसपे वो कंफर्मेशन देते हैं कि वो गाड़ी आ रही है, इस टाइम पे पहुंच जाएगी, वो ट्रैक हो रही होती है। तो लोगों की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो एक थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है कि दे work more on quality rather than making calls and doing all this stuff। तो एक तो वो रीशफलिंग ऑफ रिसोर्सेज होती है, जब आप स्केल कर रहे होते हो उनके टास्क कुछ जो है वो ऑटोमेट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो अब रिसोर्सेज कुछ और चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं। प्लस जो आपके
प्रोसेसेस हैं वो स्केल के साथ इवॉल्व करते हैं। जो प्रोसेस मेरा पहले दिन था वही अगर आज भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो शायद पहले दिन मैं 1 गाड़ी ऑनबोर्ड कर रहा था, अब मैं दिन में 10 गाड़ियाँ ऑनबोर्ड करूँगा, तो उसके लिए मुझे शायद 10 लोग चाहिए होंगे। तो आई वुड रादर गो फॉर टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन पिक्चर्स करना, ऑनलाइन चीज़ें चेक करना एंड देन कस्टमर कंप्लेंट्स का एक पूरा फ्लो बनाना कि वो अगर कस्टमर की कंप्लेंट आई तो गाड़ी और ड्राइवर वो फ़ौरन उसी दिन चेक होंगे, उसकी जगह पे एक बैकअप लग जाएगा। अगर क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी तो वो वापस गाड़ी आ जाएगी। इस तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो आपके आते हैं कि आप एक सबसे चीज़ ये होती है कि आपके वो प्रोसेस इंटैक्ट होने चाहिए, वो फॉलो होने चाहिए। प्लस जो आपकी शुरू में जिस तरह मैंने कहा था कि आपकी स्टार्ट में थिंकिंग होती है कि ये काम अगर मैं अकेला कर सकता हूँ तो मैं नया टीम का बंदा हायर नहीं करूँ और वो तभी दूसरा हायर करूँ जब मैं एग्ज़ॉस्ट हो रहा हूँ। तो जब आप स्किल कर जाते हो, एक सर्टेन स्केल पे पहुँचते हो, तो फिर आपकी वो थिंकिंग भी थोड़ी-सी चेंज हो जाती है कि अब आपको थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए टू लुक इनटू ब्रॉडर थिंग्स, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि अच्छा ये चीज़ें अब बहुत सारी हो रही हैं, इस तरह से स्केल बढ़ रहा है, गाड़ियाँ और आ रही हैं, कस्टमर्स की कॉल्स आ रही हैं, कस्टमर्स नए आ रहे हैं, तो अब एक बंदा अगर अपने फुल पोटेंशियल के साथ दिन-रात काम करेगा, तो वो सर्टेन टाइम के लिए काम कर सकता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बाद एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। तो देन यू hire more people also and make adjustments in the technology के उस रिसोर्स का लोड कम हो जाए, जो कि पहले बहुत सारी चीज़ें मैनुअल कर रहा था, अब वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही हों और वो फुली फोकस्ड हो जाए इस XYZ प्रोजेक्ट पे या XYZ टास्क पे। This is how we work in Buskaro. For other startups, I would say कि आपकी टीम मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है व्हेन यू स्केल बिकॉज़ अगर आपकी कंपनी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो उसी के साथ आपकी टीम भी ग्रो करनी चाहिए। बाय ग्रोइंग आई डू नॉट एग्ज़ैक्टली मीन द नंबर ऑफ पीपल, बट द ग्रोथ ऑफ पीपल उनके बेनिफिट्स, उनकी लर्निंग, उनका करियर ट्रैजेक्टरी एक साथ-साथ ग्रो होती रहेगी, तो दे विल बिलीव इन योर प्रोजेक्ट एंड दे विल वर्क हार्डर। वो मोटिवेटेड फील करेंगे और उसको उसी तरह से लेकर चलेंगे। बिकॉज़ स्टार्ट में वो लोग बहुत मोटिवेशन के साथ आते हैं और फिर अलोंग द वे मे बी दे लूज़ मोटिवेशन और वो फिर आपकी क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है उस चीज़ की। तो आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी टीम जो है they should feel motivated and invested in your project. ऑल राइट। मुजफ्फर, अभी तक ज़ाहिर है हम इस तरह की बातचीत कर रहे थे कि आप लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, अब तक कैसे चीज़ें आगे बेहतरी से बढ़ी और दूसरों को क्या करना चाहिए। मैंने एक चीज़ देखी है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सक्सेस स्टोरीज को तो सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियां भी बताते हैं ताकि लोग रिलेट कर सकें। मैंने देखा कि जब आप किसी को बताते हैं ना, यार मैंने भी ये गलती की थी, तो ये मसला हो गया था, Yes. तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं, अच्छा यार गलती भी इंसान से ही होती है और इंसान सीखता है। आपने क्रीम में काम किया, चीते में काम किया, आपने सिविल में काम किया और अभी आप बस्करों में हैं। आपने Yeah. आप ऑपरेशनल दायरे में क्या गलतियां की जिसकी वजह से आपकी लर्निंग हुई कि नहीं यार हो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या ओवरऑल एज अ टीम आप लोगों से Yeah. गलती हुई जैसे भी। और आमतौर पे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो ऑपरेशनल दायरे में कौन सी मेजर गलतियां करती हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए, जो कि कॉस्टली मिस्टेक्स हैं। बिल्कुल ठीक है। सो स्टार्टअप्स में जब आप रैपिडली ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग डेज में आप ग्रो कर रहे होते हैं, नए कस्टमर्स आपके पास आ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप कुछ कस्टमर कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हैं कि अच्छा उस कस्टमर को ये मसला आया और ठीक है आज आ गया, कोई मसला नहीं, कल नहीं आएगा, या sorry, can I get a second? Apologies. श्योर। Can I get a second?
Yeah, I'm back. So सबसे बड़ी गलती ये होती है कि you ignore the customer feedback और the customer complaints, जो कि बहुत ज़्यादा important होता है to shape your technology, your product, और maybe pricing और team quality. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कस्टमर से बात करके पता प्राइस पॉइंट क्या होगा, टेक्नोलॉजी में मैं ऐसा कौन सा फीचर डालूंगे कस्टमर्स के लिए ईज हो और वो मेरे पास आना शुरू कर दें, या टीम में या क्वालिटी में ऐसी क्या चेंजेस करूं। तो हमने जो, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है पूरी, वो रही है मोबिलिटी में, एंड इट्स मेजरली ऑपरेशंस और कस्टमर फेसिंग, के कस्टमर का फीडबैक आया, उसको आपने इनकॉर्पोरेट किया अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने प्रोसेसेस में, एंड देन यू रिवैम्प्ड दोज थिंग्स, और फिर आप वापस गए उसी कस्टमर के पास कि आपकी ये कंप्लेंट आई थी, उस पर हमने ये एक्शन लिया, एंड दिस इज हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो आपकी कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ से, बिकॉज कस्टमर लेकर आना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको रिटेन करना मुश्किल होता है। कस्टमर के उसको बेस्ट क्वालिटी आपने एक्सपीरियंस देना है थ्रू आउट देयर जर्नी, मतलब वो 1 महीना 2 महीने आपके साथ चला है, एक राइड के लिए चला है, उसको आपने वो बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस देते रहना है, ताकि वो कस्टमर आपके साथ स्टिक करे, आपके प्लेटफॉर्म पे ही रहे, वो स्विच ना करे वेर एवर पॉसिबल, आप अपने उसमें सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स लाते रहे वो। तो सबसे बड़ी गलती तो एक ये है कि अर्ली स्टेज में आपने वो कस्टमर्स को, या इवन आप स्केल पे जाके जब कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि अब तो मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, अब और हर कोई खरीद रहा है, अगर 2 कस्टमर ने नहीं खरीदा तो क्या हो जाएगा। तो दैट मेंटालिटी इज रॉन्ग। दूसरी चीज़ है कि जो अगेन मैंने टीम का बताया कि टीम ने आपने बहुत फैंसी प्रोफाइल्स हायर नहीं करनी होती। You have to look for the people who believe in your idea and who are passionate enough to stay with you in the hard times also, और आपके साथ वो पूरी जर्नी में वो काम करें, वो इन्वेस्टेड हो उस चीज़ में। एंड देन द थर्ड थिंग इज कि आप जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, आप जिसको कहें कैश बर्न कहें या कुछ कहें, वो हमने बहुत सीखा कि पिछली कंपनीज में हमने वो फंड्स की जो स्पेंडिंग थी, वो मार्केटिंग पे भी बहुत ज़्यादा स्पेंड किए, वो ऑफिसेज पे भी बहुत ज़्यादा स्पेंड किए, वो टीम्स पे भी बहुत ज़्यादा स्पेंड किए, हायरिंग मल्टीपल पीपल फॉर सेम रोल्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने उधर से वो गलतियां की, वो सीखी, एंड वी डिड नॉट डू दैट इन बस करो, एंड आई थिंक दैट्स बेसिकली व्हाट इज बिहाइंड द सक्सेस ऑफ बस करो, कि हमें ये पता था कि क्या गलतियां की हैं और क्या नहीं करना। वी हैड टू फिगर आउट कि करना क्या है, बट वी न्यू कि क्या नहीं करना। All right, interesting. मुजफ्फर, आप चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो इट्स हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं लोग लड़के ये ना समझ लें, नए फाउंडर्स या बाकी लोग, कि आप दफ्तर आते होंगे, बेल बजाते होंगे, वो बस ऑफिस बॉय आता है और सारा दिन आप दफ्तर में बैठ के ऑर्डर जारी करते रहते हैं। तो बताइए अपनी जॉब के बारे में कि आपका अमूमन दिन कैसा रहता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूटीन्स रहती हैं मोटी मोटी, और क्या प्रेशर्स रहते हैं, क्या इंजॉयमेंट है, जो भी आपके साथ हो रहा होता है या जो भी आप कर रहे होते हैं, ओवरऑल आपका एज अ चीफ ऑफ स्टाफ कैसा एक्सपीरियंस हो रहा होता है, आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं प्रोफेशनल दायरे में, सुबह से शाम तक, या 24 घंटे की ड्यूटी है मेरे ख्याल आपकी, आई डोंट नो, सब कुछ बताइए। ओके, तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरी डेली रूटीन जो होती है, तो आई वुड बी रॉन्ग, बिकॉज इवन आई डोंट नो कि कल को हमारे ऑफिस में क्या हो रहा होगा, कल को ऑपरेशंस में क्या हो रहा होगा, बिजनेस में क्या हो रहा होगा। माय रोल शिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट्स नीडेड। किसी दिन फायर फाइटिंग होती है, किसी दिन बहुत स्लो डेज होते हैं, किसी दिन हमारी इन्वेस्टर मीटिंग्स होती हैं, किसी दिन मेरी सेल्स की मीटिंग्स होती हैं। तो इफ़ आई से कि मैं अब चीफ ऑफ स्टाफ हूँ और 70 लोगों की टीम मुझे रिपोर्ट करती है और सब काम वही करते हैं, मैं बस ऑफिस में बैठ के बेल बजाता हूँ, तो दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो आई थिंक एक लीडरशिप टीम का एक काम होता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। कहीं कहीं पे भी कोई मसला हो रहा है, तो
आप जाएं फ्रंट पे जाके उस मसले को सॉल्व करके दिखाएं टीम को कि दिस इज हाउ इट्स डन, because the founding team of Buskaro is very experienced in these type of situations and mobility. हमने काम ही सारा 7-8 साल से मोबिलिटी में किया है, तो हमें बेहतर पता है कि कोई भी मसला आया है, whether it's vehicle breakdown, whether it's कस्टमर फीडबैक, कोई मसला हो गया, लड़ाई हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई, तो वी नो कि इन दीज सिचुएशंस हमें करना क्या है, किस तरह से करना है. तो वी गो ऑन रोड, उस गाड़ी के पास भी जाते हैं, उस कस्टमर के पास भी जाते हैं, एंड वी टेल द टीम कि दिस इज हाउ इट्स डन. सो एक बहुत अलग सी रूटीन होती है हर दिन, कि एक दिन मैं फैंसी पैंट कोट पहन के बैठा हुआ हूँ, इन्वेस्टर को प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक दिन मैं जा रहा हूँ शलवार कमीज पहन के किसी वेंडर के साथ जाके बात कर रहा हूँ कि भाई आपकी गाड़ियों का क्या मसला है, क्यों नहीं सही हो रही, क्वालिटी सही क्यों नहीं हो रही. और इसी दिन हम जो है बैठ के ऑल हैंड्स कर रहे हैं, जिसमें पूरी की पूरी टीम है, उनको हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं. किसी दिन हम बैठ के ऑनलाइन कॉल कर रहे हैं कि इन सिटीज में ये मसले आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं. सो लाइक द रूटीन इज वेरी डिफरेंट ईच डे, देयर इज नो सेट रूटीन. और काम सुबह से रात तक, जब तक काम चल रहा है तब तक काम चल रहा है. देयर इज नो देयर इज नथिंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस इन स्टार्टअप्स, के आप जो है बस शाम तक आपने काम किया, फिर घर आ गए, या सारा दिन घर में गुजारा, सारी रात काम कर लिया. तो आई थिंक वो एक मिक्स होता है जो आपको बनाना पड़ता है अपनी लाइफ में, कि मुझे अपनी लाइफ भी साथ साथ चलानी है, स्टार्टअप को भी साथ साथ चलाना है. तो अगर लेट से सुबह 10 से 12 बजे मुझे पर्सनल काम है, तो आई वुड गो एंड डू दैट, बट देन वो 2 घंटे एक्स्ट्रा मैं काम में भी फिर लगा लूंगा, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी एक है मेरे पास, वो मैं उस तरह से काम कर लेता हूँ. बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट वर्क लाइफ बैलेंस. वो आपको इस तरह से अपना वर्किंग शेड्यूल बनाना पड़ता है. ऑलराइट. और अब इस एपिसोड का सबसे ज्यादा हैवी सवाल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि खवातीन इस पे ऑफेंड नहीं करेंगी. ये एक जनरल क्वेश्चन है पूरे पाकिस्तानी समाज के माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से, और एक ओवरऑल जो दुनिया का माइंडसेट है उस हवाले से. इसका किसी खास खातून, किसी खास मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इस पे आप खुल के बात कर सकते हैं. आमतौर पे ये समझा जाता है कि जो खवातीन लीडर्स होती हैं, यानी आमतौर पे ये समझा जाता है कि लीडरशिप मतलब मेल. ये दुनिया में एक पर्सपेक्टिव है कि, और जाहिर है ये कहा भी जाता है कि जी मर्द को औरत पे एक दर्जा वो दी गई, फजीलत दी गई. मैं इसमें वो बिल्कुल जो इल्मी और मजहबी एलिमेंट है उसको नहीं लेकर आऊंगा, मैंने साइडलाइन पे एक रेफरेंस दिया है. आप चीफ ऑफ स्टाफ हैं, बट यू आर अंडर जाहिर है यू आर रिपोर्टिंग टू द फाउंडर एंड सीईओ. जाहिर है टीम में सब एक जैसे होते हैं, ये एक फिलोसफिकल बात है. और जाहिर है टीम एक दायरे में काम भी करती है, ये भी बात दुरुस्त है, दोनों बातें दुरुस्त है. तो क्या कभी पर्सनली आपको ऐसा महसूस हुआ है वहां के अंडर काम करते हुए कि यार ये मसला ना इसलिए आ रहा है चूंकि ये खातून है? ओके, नो, नेवर. दिस हैज नॉट बीन द केस. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं पूछा कि ये क्वेश्चन का ताल्लुक आप दोनों से नहीं है. ये मैं इन जनरल आपका इनपुट चाहता हूं इसके ऊपर कि जहां पर फीमेल जो है वो एग्जीक्यूटिव हैं, टॉप पोजीशन पे हैं, और मेल उसके अंडर काम करे. चूंकि मैंने खुद भी काम किया है और मेरा तजुर्बा इंटायरली डिफरेंट रहा, और मैं मिडिल मैनेजमेंट में था. तो मुझे बहुत बार ये फील होता था कि यार ये मसला इसलिए आ रहा है कि चूंकि ये जो लीडरशिप पोजीशन पे ना खातून है. तो इसके ऊपर मैं आपकी जो कैंडिड थॉट्स है ओवरऑल वो सुनना चाहता हूँ, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद माहा. बताइए. ओके, so first of all, I have very different opinion. It's never about के आपकी लीडरशिप में मेल है या फीमेल है. इट्स अबाउट कि वो कितना कैपेबल है, कितना कॉम्पिटेंट है, एंड हाउ वेल ही और शी नोज अबाउट द बिजनेस. उससे ये चीज़ ट्रांसलेट हो रही होती है. और आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी भी मुझे फील हुआ है
कि ये ऐसे हो रहा है बिकॉज जो मेरी मैनेजर हैं या मेरी फाउंडर हैं वो फीमेल हैं, बिकॉज अगेन शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, शी हैज़ बीन इन मोबिलिटी स्पेस, शी नोज हर वर्क वेरी वेल। तो हाँ, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि जहाँ पे आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल आप हमारी बहुत सारी आर्गुमेंट्स भी होती हैं कि महा आप ये कह रही हैं तो दिस इज नॉट द केस, ऐसे नहीं हो सकता, हम इस तरह से करेंगे बिकॉज लॉजिकली आई साउंड राइट। तो उसके बाद शी अग्रीज टू दैट एंड वी इम्प्लीमेंट सम डिफरेंट स्ट्रेटजी। बट ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे दिमाग में थॉट आए कि ये ऐसे हो रहा है बिकॉज शी इज अ फीमेल। नो, दिस कुड बी द थॉट बिकॉज ये हो सकता है कि वो कैपेबल नहीं है या उनको वो चीज़ आती नहीं है, दैट इज एंटायरली सेपरेट थिंग। वो आपका मेल लीडर हो या फीमेल लीडर हो, दोनों के केस में हो सकता है। बट ये कहना कि वो इस तरह से, आई थिंक ये कहना कि अगर वो मेल है तो ये मसला हो रहा है या फीमेल है तो ये मसला हो रहा है, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर। और एक्चुअली चूंकि मैं महा को काफ़ी मैंने स्टडी किया, उनकी कुछ पॉडकास्ट सुने, आपकी प्रोफाइल भी देखी, और भी यहाँ पर जो फीमेल लीडर्स हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, उनको भी मैंने स्टडी किया, सुना, बहुत सौ के साथ मैंने पॉडकास्ट भी किए। और इस बात का मुझे ऑलरेडी पता था, बट मैं आपसे ये सुनना चाहता था, चूंकि पाकिस्तानी समाज में एक बाइस मौजूद है वेमेन के बारे में, खवातीन के बारे में, और मेरे ख्याल में ये बाइस नहीं होना चाहिए। हजरत आयशा को देखें कि वो कित लीडरशिप पोजीशन पे थी, कितने मेल्स लोगों ने उनसे पढ़ा, उनसे सीखा। तो आमतौर पे हमारे समाज में ये जो प्रॉब्लम है कि खवातीन को ये समझा जाता है कि ये लीड नहीं कर सकती, ये मेरे ख्याल में गलत है। Yes. और वो जो मैं आपसे एक नेचुरल रिस्पॉन्स सुनना चाह रहा था, मैंने पहले अपना कमेंट नहीं रखा इसके ऊपर, बल्कि मैंने समाज की एक परसेप्शन आपके सामने रखी। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई है, बल्कि माहा का जो वर्किंग स्टाइल है उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये जो माहा हैं और आप लोग जो एज अ टीम काम कर रहे हैं, माहा लीड कर रही हैं, तो बस्करो की जो ये फाउंडर हैं वो एज अ वेमेन बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक सक्सेस स्टोरी, एक इंस्पिरेशन और एक बहुत अच्छा यूज केस है कि अगर किसी को ये लगता है, स्कूल की लड़की को, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़की को, कि मैं तो बिजनेस नहीं चला सकती, तो मेरे ख्याल में उन्हें माहा को एज अ केस स्टडी पढ़ना चाहिए। It's Yeah, really a exactly. great story. It's really a great Yeah. story. So, very very balanced answer. Thank you very much for this. और यूं तो मेरे जहन में और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमारा पॉडकास्ट क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा 11 मिनट भी जा चुका है और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। सबसे Thank you ज्यादा so अच्छा मुझे ये लगा है कि चूंकि आपका मोबिलिटी स्पेस में एनरिच्ड एक्सपीरियंस है, तो आपने बड़ा डिटेल में, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और इंसाइटफुल जो है ना, रैशनल के साथ सारी चीज़ों के ऊपर गाइड किया है, सवालात के ऊपर, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और Thank you. आखिर में मैं अपने तमाम गेस्ट से ये बात कहता होता हूँ कि चूंकि आप जैसे जो लोग होते हैं स्टार्टअप को जो सक्सेसफुली रन कर रहे होते हैं, वो बहुत से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और नए फाउंडर्स के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, और बहुत बार उनको आप लोगों से डायरेक्ट तो जाहिर है बातचीत करने का या मिलने का मौका नहीं मिल पाता। तो ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं, पर घबराते हैं, डरते हैं, पुअर फैमिली से हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और उनके मेंटल प्रॉब्लम्स हैं फैसला साजी के हवाले से, मजबूत नर्व्स के नहीं है, आप उनको हौसला देने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, या इन जनरल? All right. I think स्टार्टअप कोई भी करने के लिए, कोई भी कंपनी बनाने के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास कोई बहुत फैंसी आइडिया होना चाहिए। आपके ज़रूरी ये है कि आप कोई वैलिड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुड बी योर पैशन। आपका पैशन होना चाहिए कि ये मसला है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मसला है और मुझे ये फिक्स करना है। यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। अब वो
किस तरह करना है, क्या करना है, उसकी एक पूरी वर्किंग होती है। पैसा कहाँ से आएगा, टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी, किन लोगों के साथ काम करना चाहिए, किसको रीच आउट करना चाहिए, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले तो आपका अगर कोई वैलिड प्रॉब्लम आप एक पकड़ें और उसको वैलिडेट करें कि ये वाक़ई प्रॉब्लम है। अगर मैं आज कहूँ कि कोई कोई एक्सवाईज़ेड प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती है, तो मैं कोई लोकल प्रोडक्ट बना देता हूँ, जिससे वो लोकली लोग लेना शुरू कर दें और वो इम्पोर्ट पे लोड कम हो जाए या लोगों को वो मिल जाए। तो आई थिंक वो एक आइडिया है जो कि मैंने टेस्ट आउट ही नहीं किया, या उसकी पता नहीं मार्केट कितनी है, कितने लोग उस चीज़ को खरीदेंगे, कितने लोग स्टेटस कॉन्शियस हैं जो कि बाद में भी चीज़ इम्पोर्ट ही करते रहेंगे, भले उस क्वालिटी की भी मिल जाए तो नहीं लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा-सा दिमाग में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप एक प्रॉब्लम रखें, जो प्रॉब्लम वैलिड हो और उसको आपने फिक्स करना हो, आपका पैशन हो कि यही मुझे करना है, इसी को फिक्स करना है, कुछ भी हो जाए। फिर यू गो टू पीपल, कि अच्छा 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, जो आपकी फाउंडिंग टीम होती है, बेसिकली को-फाउंडर हो गए या फाउंडिंग टीम, जो उस आइडिया में बिलीव करें और उनको पता हो कि ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। हम ही लोग हैं जो इसको सॉल्व करेंगे और we'll stay together, we'll divide the responsibilities, but मुश्किल वक्त हो, अच्छा वक्त हो, we'll still stay together and fix this problem. वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लें एंड देन यू कैन रीच आउट टू सो मेनी पीपल। पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, आपके फाउंडर्स भी हैं, टीम्स भी हैं, लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, कंसल्टेंट्स हैं। उनको आप, आई थिंक यू नीड टू बी शेमलेस। आपको बस जाके उनसे बात करनी है कि मुझे सिखा दें, और आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको वो चीज़ सिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे हाउ टू गेट थ्रू दिस पिच डेक, और आपको किस तरह से मीटिंग में जाना है, आपको किस तरह से फंड रेज करना है, आपको किस तरह से अपना टेक स्टैक बनाना है। ये सब वो चीज़ें हैं जो जिसके थ्रू हम गुजरे हैं। हम भी लोगों के पास गए थे बिफोर ज्वाइनिंग बस्करो। आई डिड नॉट डू एनी इन्वेस्टर मीटिंग्स, और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पे मैंने काम नहीं किया था, पिच डेक्स नहीं बनाए थे, वो सारे ऑन द गो मैंने सीखे, और इसी तरह सीखे कि बहुत सारे लोगों के पास गया कि मुझे नहीं आता, मुझे आप सिखा दें। तो वो चीज़ जो है, आपको एक तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें एंड देन यू शुड बी शेमलेस, गो टू एनीवन एंड एवरीवन के मुझे सिखा दें। एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन पाकिस्तान, स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम स्पेशली, जो आपको ये चीज़ें सिखाएंगे। Very nice, Muzaffar. Thank you very much for coming. और trust me, मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया है, और जेन्युइनली मेरी बहुत लर्निंग हुई है। चूंकि पहले मैं ज़्यादा इंटरनेशनल गेस्ट्स को लेकर आ रहा था, बट 2026 में मैंने सोचा कि अब मैं पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी एक तरफ मेरे पास ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं, मेरे पास एक फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर आ गया। अब उस लोकल कॉन्टेक्स्ट और लोकल सिनेरियोज भी अब आएंगे, तो मेरी अपनी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है। मैं इस तरह के सवाल बनाता हूँ, ख़ास तौर पे जो आज के हमारे समाज के नौजवान हैं, जो इसमें आना चाहता है, उसकी ज़रूरत है, उसको सीखने की ज़रूरत है। तो मेरी चूँकि काफ़ी लर्निंग हुई है, तो मेरा ख़्याल है कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, जिनको हमारे आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कि आपके लिए बात का रूटीन की चीज़ होती है, लेकिन उनके लिए एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होती है, क्योंकि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। आई होप थैंक यू। कि हमारे जो इंशाल्लाह लर्नर्स हैं, कम्युनिटी है, उनको इनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा।